हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल आपके जो टेलर ने दिए थे और इसी के साथ ही आपके जो फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए थे, तो इन प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फ्योल के प्रिंसिपल की। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँगी, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे फ्योल के प्रिंसिपल्स की। तो देखिए, फ्योल है जो हेनरी फ्योल, इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। कितने प्रिंसिपल दिए थे? 14 प्रिंसिपल। और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपका चाहे फ्योल के प्रिंसिपल में से क्वेश्चन पूछे या फिर आपका जो टेलर ने जो आपके 4 प्रिंसिपल दिए थे वहां से क्वेश्चन आपके पूछे, तो भी यहाँ से आपके क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो 14 प्रिंसिपल है, इनको अच्छे से आपको करके जाना है। तो कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि भी ये अगर ये सिचुएशन है तो ये आपका कौन सा प्रिंसिपल है, फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल है। अगर आपने अच्छे से रीडिंग ली है तो आप फिर उसका आंसर है वो बता दोगे। तो पहले थोड़ा सा फ्योल के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे ये इतना डीप तो नहीं आता है स्टेट में, लेकिन कभी पता नहीं चलता, कभी आ भी जाए। तो सबसे पहले फ्योल के यहाँ पे जो लाइफ टाइम के बारे में बात कर लेते हैं, हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है इनका 1841 से रहा 1925। ठीक है, इसी के साथ ही जो फ्योल है वे हमारे क्या थे? एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ये कौन थे? फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। ठीक है, इसी के साथ ही ये आ भी सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, एक बार रीडिंग ले लेना। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो इनको जाना जाता है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द जनरल मैनेजमेंट। ये हमें पता है कि इस जो हेनरी फ्योल है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देती हूँ, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को जाना जाता है किस नाम से? फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, या मैं बोल सकती हूँ डायरेक्ट आपको एमसीक्यू में आपको बता रही हूँ। यही एमसीक्यू आपके बनेंगे अगर इधर से बनेंगे तो। इसी के साथ ही मैंने आपको बता दिया 14 प्रिंसिपल यहाँ पे जो फ्योल है उसने दिए हैं। और ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इन्होंने 1917 में अपनी एक बुक है उसको पब्लिश किया था। और उस बुक के अंदर इन्होंने ये जो 14 प्रिंसिपल है उनका डिस्कशन किया था। तो 1917 में कौन सी बुक थी? वो थी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। ठीक है, एट जर्नल। तो ये बुक थी जो कि हेनरी फ्योल है, उन्होंने 1917 में बुक है पब्लिश की थी। और उसमें ये जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उनको डिस्कस किया गया था। फिर बाद में इन्होंने ये बुक है ना, बाद में फिर 1949 में इन्होंने इंग्लिश में, ठीक है, इसको पब्लिश किया था। ठीक है, याद करो तो कर सकते हो। बाद में इसी बुक को 1949 में इंग्लिश में पब्लिश किया था। ठीक है, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया था, क्योंकि ये तो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे ना। देखिए, मैंने पूरा डीप में भी आपको बता दिया। तो ये अब उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 14 प्रिंसिपल की। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट वो ले सकते हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 14 प्रिंसिपल। एक बार फिर से थोड़ा सा बता दूं, हेनरी फ्योल है जिनको कि जाना जाता है फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल आपके दिए थे, अभी डिस्कस करेंगे उन 14 प्रिंसिपल को। ये एक लाइफ टाइम हम बोल सकते हैं हेनरी फ्योल की, 1841 से 1925। और ये हमारे क्या थे? हेनरी फ्योल थे एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट। और इसी के साथ ही 1917 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एट जर्नल। और इस बुक में बेसिकली इन्होंने जो ये 14 प्रिंसिपल है इनको डिस्कस किया था। और फिर ये बुक इन्होंने 1949 में इंग्लिश में इसको पब्लिश किया था। तो चलिए अब डिटेल में हम करते हैं 14 प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क हमारा क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल है। मैं लिखती चलूंगी, नोट डाउन करना हो तो कर लेना आप लोगों को भी। तो फर्स्ट है हमारा, अब ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ वर्क। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी काम है ना, आपको काम का डिवाइड करना है। यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया स्पेशलाइजेशन पर। तो यहाँ पे हर एक काम को, जैसे कोई काम है, ये नहीं है कि भी एक ही बंदा सारे काम करेगा, क्योंकि अगर एक ही बंदा सारे काम करेगा तो फिर वो उसमें अच्छा नहीं कर पाएगा। कैसे? फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बात करती हूँ, अब अगर मैं झाड़ू भी करूँगी, पोछा भी करूँगी, खाना भी बनाऊँगी, बच्चों को भी संभालूंगी,
सब भी, और फिर मेरे को अपना जो पढ़ाई है ये भी करनी है, तो शायद मैं इतना फोकस अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं झाड़ू पोछा बर्तन इन सब के लिए मेड रख लेती हूँ और मैं अपना जो फोकस है वो सिर्फ किस पे देती हूँ, अपनी स्टडी पे, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से बेटर वे में कर पाऊंगी। ठीक है, तो सेम यहाँ पे फ्योल ने कहा डिवीजन ऑफ वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब्स, डिवीजन ऑफ द वर्क लीड्स टू द स्पेशलाइजेशन। तो जो काम है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांटिए, और यहाँ से अगर हम पर्टिकुलर एक काम किसी एक पर्सन को देंगे कि भाई आपको सिर्फ ये काम करना, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे प्रिंसिपल था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें बात की गई आपकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि भाई जो पर्सन है उनको अथॉरिटी दीजिए, अथॉरिटी दोगे तो ही उनको हम क्या देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो फिर उस काम को करने की उसके पास पावर भी तो होनी चाहिए ना, अथॉरिटी भी होनी चाहिए। तो ये था हमारा अथॉरिटी इज द राइट टू गिव द ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन द ओबीडियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी द आउटकम ऑफ द अथॉरिटी। कि भाई अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आपने उसको पावर दे दी है कि भाई आप इस काम को कीजिए। अगर आपको अथॉरिटी मिली है तो फिर कहीं ना कहीं अब जो आप काम करोगे उसका जो रिजल्ट निकलेगा उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल भी होगे, तभी हम आपको रिस्पॉन्सिबल उसके लिए ठहरा सकते हैं, अगर हमने साथ के साथ आपको अथॉरिटी दी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अथॉरिटी। हमारी बहुत फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए, एक बैलेंस हमें मेंटेन करके चलना है बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है जो कि फ्योल ने दिया, थर्ड प्रिंसिपल था हमारा डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि भाई एक प्रॉपर डिसिप्लिन है वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, एम्प्लॉयज को, सभी को उनको क्या है, फॉलो करना होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करना होगा। उसके बाद ये हो गए हमारे 3 प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा 4th प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रिंसिपल, जनरली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई आपको जो आदेश मिलेगा ना, जो आपको आदेश मिलेगा वो एक बॉस से मिलना चाहिए। ठीक है, एक पर्सन को एक बॉस से आदेश मिलना चाहिए, तो तभी तो भाई वो अच्छे से काम करेगा ना। अब एक पर्सन है, एक वर्कर है, उसके ऊपर 4 बॉस आके खड़े हो गए, वो बोल रहे ऐसे कर, वो बोल रहे ऐसे कर, तो फिर वो किसकी सुनेगा, तो फिर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ये लाइन आप याद रख सकते हो, वन एंड ओनली वन बॉस फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय। ठीक है, तो भाई एक से अथॉरिटी मिलनी चाहिए, कहने का मतलब ये है एक से हमें आदेश मिलना चाहिए, और जैसा उसने कहा है फिर हम वैसा करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा बॉस अगर सिर पे खड़े होंगे तो फिर हम अच्छे से बेटर वे में काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर्स फ्रॉम 2 सुपीरियर्स एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी कमांड इज वायलेटेड। अगर एक वर्कर को सेम टाइम एक ही समय पर 2 जो हमारे क्या है बॉस है उससे अगर ऑर्डर मिलता है, तो उस केस में हमारा ये जो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल है इसका वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 5th प्रिंसिपल है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि भी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में चलना है, सभी का जो गोल है, ठीक है, सभी को एक डायरेक्शन में चलना है, एक डायरेक्शन में। ये नहीं है कि भी एक बंदा इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। तो जितनी भी यूनिट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो मूव होनी चाहिए आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है जो भी हम करेंगे, हम सभी का एक सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उस सेम ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करना है। तो ये आ जाएगा आपका यूनिटी। ठीक है, डिफरेंस आया समझ में। यहाँ पे तो आपको एक बॉस से, यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर तो एक बॉस से आपको ऑर्डर मिलना चाहिए, और यहाँ पे आपको एक सेम डायरेक्शन में चलना है, ये नहीं कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारा 6th है, 6th प्रिंसिपल हमारा क्या है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है कि भाई हमें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इतना अहमियत हमें नहीं देना है, जो जनरल इंटरेस्ट है ना, मेन प्रायोरिटी हमारी उसके ऊपर रहेगी। मतलब कि जो मेन जो गोल है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, तो सभी का फोकस उस पर होना चाहिए, न कि अपना इंडिविजुअल अपने बारे में हमें नहीं सोचना, हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं तो फिर हमारा जो गोल है वो तो अपने आप अचीव हो जाएगा। कैसे, जैसे मैं कहूँ कि भी मैं चाहती हूँ कि भी मेरी सैलरी है ना
वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो वो मैं बस ये सोचती रहूं, लेकिन मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचूं नहीं। इससे अच्छा है कि मैं क्या सोचूं कि भी मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, ऑर्गेनाइजेशन है जो उसका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। अगर प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो फिर मेरी जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहता है सबऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सबऑर्डिनेशन क्या बोलता है, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट है जो उसको हमें प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है, अहमियत हमें देनी है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल, ठीक है। तो किसी एक इंडिविजुअल की बजाय हमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी है। तो 6 प्रिंसिपल हो गए हमारा। नेक्स्ट हमारा 7th प्रिंसिपल। 7th प्रिंसिपल है रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि भाई जो भी मैं तो स्पेलिंग ही भूल जाती हूँ लिखते। रेमुनरेशन का मतलब क्या है, रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है कि भी जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज है, ठीक है, एम्प्लॉयज है, वर्कर है, उनको यहाँ पे जो भी रेमुनरेशन मिलेगी, जो भी कंपनसेशन उनको दिया जाएगा, जो भी सैलरी वेजेज पे जो कंपनसेशन है वो शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। कि भी ऐसा हमें देना चाहिए कि वो दोनों के लिए फेयर हो, एम्प्लॉयज भी उसमें सेटिस्फाइड हो और ऑर्गेनाइजेशन भी, फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ना तो भाई ये एम्प्लॉयज को ये लगे कि मेरे से काम ज्यादा कराया जा रहा है और मेरे को पैसा जो कंपनसेशन है वो कम दिया जा रहा है, और नए ऑर्गेनाइजेशन को ये लगे कि बंदे ने काम कम किया और हमने सैलरी ज्यादा की है। तो यहाँ पे एक फेयर रेमुनरेशन है वो एम्प्लॉयज को मिलनी चाहिए। 7 हमारे प्रिंसिपल हुए। 8 प्रिंसिपल है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि भी जब हम डिसीजन लेंगे तो वो कुछ सेंट्रलाइजेशन और एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि भी डिसीजन है ना वो कुछ के हाथों में है, हम सेंट्रल लेवल पे जैसे टॉप लेवल पे हमारे डिसीजन लेना है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब डिसीजन मेकिंग पावर है ना उसको जब हम स्प्रेड कर देते, फैला देते कि भी हाँ सभी यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड द सेंट्रलाइजेशन। जब हम कंसंट्रेट कर लेंगे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को, कुछ ही बंदों के हाथ में ये पावर होगी डिसीजन लेने की, तो उसको हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। और वहीं पे जब हम क्या कर देंगे, उस पावर को, उस डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को हम डिस्पर्सल कर देंगे, ठीक है। जब हम उसको फैला देंगे कि हाँ आप सभी नीचे जो नीचे लेवल है वे भी हमारे क्या है यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे फ्यूल कहता है कि भी जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है इसमें एक बैलेंस हमें बना के चलना है। हमें देखना है कि भी कहाँ पे हमें जो टॉप लेवल अथॉरिटी है उनको डिसीजन लेना है, सिर्फ कुछ हाथों में डिसीजन रहेगा, और कहाँ पे अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ के पे हम जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसका डिस्पर्सल कर सकते हैं तो भाई वहाँ पे हम वो भी करेंगे। तो बेसिकली एक बैलेंस हम यहाँ पे बना के चलेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ सेंट्रलाइजेशन गिवन होगा, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन गिवन नहीं होगा, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसमें आपको जो आंसर होगा ना वो सेंट्रलाइजेशन ही होगा। तो कई बार एमसीक्यू में ऐसा आया है कि भी फ्यूल का प्रिंसिपल दे दिया और वहां पे उन्होंने सिर्फ सेंट्रलाइजेशन लिख दिया, तो भी क्या ये प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर बच्चे सोचते हैं कि भी डिसेंट्रलाइजेशन तो है ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर सेंट्रलाइजेशन है तो भी ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। तो मेन यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अगर आपका खाली डिसेंट्रलाइजेशन है ना तो ये नहीं माना जाएगा, बट खाली आपका अगर अकेला सेंट्रलाइजेशन है तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये याद रखना। उसके बाद आपका स्केलर चेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या बोलता है कि भी जो भी अथॉरिटी है वो एक लाइन से होकर, एक फॉर्मल लाइन से होकर गुजरती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। जो हमारी अथॉरिटी है वो टॉप लेवल से स्केलर चेन हमारा नेक्स्ट 8th प्रिंसिपल है। इसमें बोलता है कि भी जैसे ए है, ठीक है, ए को डी तक यहाँ पे संदेशा भेजना, कम्युनिकेट करना है। तो अगर यहाँ पे बीच में बी और सी है तो पहले ए बी को भेजेगा और फिर बी सी को मैसेज देगा और तब सी जाके डी को मैसेज देगा। तो तब जो ए कहना चाहता था डी को तो डी तक के पास जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मल, ठीक है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसको फॉलो किया, लाइन ऑफ अथॉरिटी है उसको फॉलो किया। यही आपका बेसिकली क्या कहलाता है, स्केलर चेन, की भी एक चेन में आपका चलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करती हूं, अगर यहाँ पे ये ए है और इधर अगर मैं बात करती हूँ ई है, ई एफ ए बी सी डी एफ जी
एक मिनट, EFGH, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इन केस ऐसा हो, इमरजेंसी है और इमरजेंसी में सी को है जो मैसेज है वो जी के पास भेजना था, बट इमरजेंसी अगर अब सी है जो ऑर्डर को फॉलो करेगा तो टाइम लग जाएगा कि भी अगर ऐसे चले ऊपर की तरफ जाए तो पहले सी बी को कहेगा, बी फिर ए को कहेगा, फिर ए इधर ई को कहेगा, फिर ये एफ को। तो उस केस में अगर इमरजेंसी है और तब अगर सी डायरेक्ट जी को मैसेज सेंड करता है, जी के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, तो इसको फिर हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। ये याद रखना, कई बार ये आपका पूछा गया, गैंग प्लैंक, ठीक है। तो ये था आपका स्केलर चेन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे 8 प्रिंसिपल हो गए ना, 14 अभी 6 बचे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर, नेक्स्ट 9th प्रिंसिपल है ऑर्डर। ऑर्डर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई हर एक चीज है, एवरीथिंग, हर एक चीज है। 9th प्रिंसिपल है हमारा ऑर्डर। तो ये बोलता है हर एक चीज अपने प्लेस पे होनी चाहिए, ठीक है। हर एक चीज का एक प्लेस डिसाइड होना चाहिए, चाहे वो पीपल है या कोई भी यहाँ पे कोई भी वस्तु है। तो यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने कहा कि पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस एट अ एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर हम मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं तो जरूरी है कि पीपल और जो मटेरियल है वो एक राइट प्लेस पे होना चाहिए, ताकि फिर जब हमें जरूरत पड़े तो आराम से इजीली हम उसको ले सके। तो आगे ये क्या बोलता है, अ प्लेस शुड बी फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन शुड बी इन इट्स हर प्लेस। हर एक चीज के लिए एक प्लेस होना चाहिए, और सिर्फ प्लेस नहीं होना चाहिए, वो चीज अपने प्लेस पे होनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल बोलता है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर आया होगा आपको समझ में। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि भी सबके साथ एक फेयर ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। इक्विटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। सभी के सभी जो एम्प्लॉयज है उसको ट्रीट किया जाएगा एज फेयरली एज पॉसिबल, एंड इट एम्फेसाइज द काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर टुवर्ड्स द वर्कर। तो मैनेजर है उसके बिहेवियर में एक काइंडनेस होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो मैनेजर है वो वर्कर्स के प्रति कोई भी रूडली बिहेव नहीं करेगा, सबके साथ सबको एक सम्मान भावना के साथ वो क्या करेगा, ट्रीट करेगा। तो ये क्या बोलता है हमारा इक्विटी। तो इट विल इंश्योर, इससे हमारा जो लॉयल्टी है, डिवोशन है वर्कर्स के बीच में भी वो हमारा उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11th प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सोनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल क्या बोलता है कि भाई कोशिश करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, जो वर्कर है, वे बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर न जाए, ठीक है। जो टर्नओवर है वो हमारा कम होना चाहिए। एम्प्लॉयज टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना चाहते हो तो एम्प्लॉयज टर्नओवर है वो हमें मिनिमाइज करना चाहिए। नहीं है कि भाई हमने क्यों ऐसा क्यों, देखिए क्योंकि अगर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, ऐसे तो है नहीं कि कोई भी आया और वो एम्प्लॉयज बन गया, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो इतना पैसा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च करना पड़ता है। और अगर एक एम्प्लॉयज है वो बार बार अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन को बार बार वही प्रोसेस है उसको रिपीट करना पड़ रहा है, और उस प्रोसेस में फिर कॉस्ट भी आएगी। तो इससे कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है ऑर्गेनाइजेशन की वो कम हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन करना चाहते हैं हम, तो जो एम्प्लॉयज टर्नओवर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो वर्कर है ना, जो एम्प्लॉयज है, उनको भी कहो कि भाई वे आगे उठ कर आए। वे अगर यहाँ पे कुछ आइडियाज अगर दे रहे हैं, ठीक है, तो उनके आइडियाज को भी हमें सुनना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब पहल करना, ठीक है। ये नहीं है कि भी जो मैनेजर है, जो बॉस है, उसने जो बोल दिया ऐसा ही होगा, और वर्कर है उनके पास से कुछ न्यू आइडिया है तो हम उनकी नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर उनके पास कुछ है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा उससे, तो उनकी बातें भी सुननी चाहिए। उनकी जो सजेशन है, उनके जो इनिशिएटिव है, उनको सुनना चाहिए। और मे भी हो सकता है कि भी ऐसा हो कि वर्कर कुछ ऐसा प्लान बता दे जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, टाइम है वो कम हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। अगर ऐसा हो, किसी एम्प्लॉयज ने कुछ ऐसी टेक्निक बताई हो, तो फिर उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए। ये बोलता हमारा 12th प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हमारे 2 प्रिंसिपल बचे, और इसी के साथ ही हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा 13 प्रिंसिपल। 13 हमारा क्या है, ये आई थिंक हो गए हमारे, है ना, ये इनिशिएटिव 13 था, कोई छुट्टा तो नहीं ना बीच में। हाँ, रेमुनरेशन भी हो गया था एम्प्लॉयज को, सबऑर्डिनेशन ये भी हो गया था। हाँ, तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ
ये आपका ना 13 ये था, ये शायद लिखने में गलती होगी, ठीक है। ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल और इनिशिएटिव हो गया 13, और लास्ट प्रिंसिपल हमारा स्प्रिट 14 प्रिंसिपल स्प्रिट डिक्रॉप्स। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भी ये किसको बढ़ावा देता है, टीम स्पिरिट को, ठीक है, टीम स्पिरिट को, कि भी आप कोई भी काम करो ना, स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या है, क्रॉप्स नहीं कॉप्स, ठीक है। स्पिरिट डी कॉप्स का मतलब क्या, मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ, टीम स्पिरिट को यहाँ पे प्रमोट किया है, हार्मोनी को प्रमोट किया है अमंग द एम्प्लॉइज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, तो इसमें कहा है कि भी मैनेजर को आई को रिप्लेस करना है और वी, आई को रिप्लेस करके वहां पे क्या आना, वी, भाई मैं नहीं करना है, ठीक है, हम सबको साथ में लेके चलना है, टीम भावना से काम करना है। तो ये कौन बोलता, 14 प्रिंसिपल स्पिरिट डी कॉप्स से। तो ये थे 14 प्रिंसिपल जो कि दिए थे हेनरी फ्योल ने, और जो कि है इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की, और टेलर ने जो प्रिंसिपल दिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो दिए, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और जितने 14 प्रिंसिपल आपके इंपॉर्टेंट है, इतने ही आपके टेलर के इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। तो ये आपका 2-3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं इस टॉपिक से, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट है हमारा टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि भी टेलर ने पता क्या कहा था, टेलर ने कहा था आप कोई भी काम करो ना उसको साइंटिफिक वे में करो। ऐसे नहीं है कि भी ट्रेडिशनली जैसे चलता आ रहा है बस ऐसे ही आपने कर लिया, आपको ना बिल्कुल उसको अच्छे से जांचना परखना है, साइंटिफिक वे में उसकी स्टडी करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद आप उस काम को कीजिए। तो ये कहा था। तो इस साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मैन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब कि भी ये देखना कि भी आदमी है वो क्या करना चाहता है, आप क्या करवाना चाहते हो, फिर उस काम को एक बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में आपको करना, यही क्या कहता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सेम हम लिख लेते हैं, यहाँ पे जो टेलर है, ठीक है, FW टेलर। अच्छा, कई बार यहाँ पे फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। FW टेलर का जो नाम है तो फुल फॉर्म ये आपका फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ठीक है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, ये फुल नेम हो गया। चलो भाई, अब इसके लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं, जैसे हमने उसकी बात की थी 1856 से 1915। 1856 से, मुश्किल है वैसे इतना डीप में आए स्टेट में, बट कुछ नहीं पता, क्या पता आ भी जाए, तो एक बार देख लेना, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं छुड़ा रही हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है वो सारा मैं आपको करा रही हूँ। इसी के साथ ही भाई यहाँ पे इसमें आएगा ये फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है, टेलर, ठीक है। और जनरल मैनेजमेंट के कौन थे, हेनरी फ्योल। उसके बाद अब देखिए, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। तो यहाँ पे जो टेलर है ना, टेलर ने कितने प्रिंसिपल दिए, 4 प्रिंसिपल दिए। टेलर ने 4 प्रिंसिपल है वो दिए। तो अभी ये 4 के 4 प्रिंसिपल है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो ये प्रिंसिपल हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि भाई आप वही जो अभी बात की साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कि भाई आप कोई भी छोटे से छोटा काम भी करते हो ना, ठीक है, इसमें ये नहीं देखना कि भी बड़ा काम है उसी को हम साइंटिफिक वे में करेंगे, नहीं, ये बोलता है कि भी एक छोटा से छोटा काम है ना वो भी आपको साइंटिफिकली आपको करना है। और जो नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब क्या, कि ये नहीं है कि भी ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा बस आपको उसी को फॉलो करते जाना, आपको ऐसा नहीं करना, चाहे छोटा काम है चाहे बड़ा, छोटे से छोटा, उसको भी आपको साइंटिफिकली करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिकली का मतलब क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, वर्क स्टडी कीजिए, बेस्ट प्रैक्टिस है उसको फाइंड आउट कीजिए, स्टैंडर्ड है वो सेट कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है, ये बोलता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है, नेक्स्ट है हमारा हार्मनी नोट डिस्कार्ड, ठीक है, हार्मनी नोट डिस्कार्ड।
तो इसने कहा कि भी हार्मनी का मतलब क्या है, मेल जोल एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिफिक इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट हमारा अराइज होता है किसके बीच में, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर है उनके बीच में। तो इन्होंने कहा है कि भाई आपको मैनेजमेंट को भी और जो वर्कर्स है ना उनके बीच में हार्मोनी होनी चाहिए, किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये नहीं सोचना चाहिए, जो मैनेजमेंट है उसको ये सोचना चाहिए कि भी उन वर्कर के बिना उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, और सेम जो वर्कर है उनको भी सोचना चाहिए कि भी मैनेजमेंट के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो कहने का मतलब क्या, उनको आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, सहयोग से, प्रेम भावना से जो काम है वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, ही एम्फसाइज्ड दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट राइज होगा तो भी किसी को भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। ये बिल्कुल जो हार्मोनी नोट डिस्कार्ड है ना उसी का एक्सटेंशन है, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये जो है, ये जो थर्ड प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है जो सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नोट डिस्कार्ड का, याद रख सकते हो, दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नोट डिस्कार्ड। यहाँ पे भी इन्होंने सेम वही कहा है कि भी कंपटीशन है ना, कंपटीशन को आपको रिप्लेस करके उसको कोऑपरेशन में आपको कन्वर्ट करना है। कंपटीशन कैसे, जो वर्कर है और जो मैनेजमेंट है ना उनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि उनके बीच का जो कंपटीशन है ना उसको उनको रिप्लेस करना किससे, कोऑपरेशन से, क्योंकि अगर वे ऐसा करेंगे तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा। इसमें थोड़ा सा और उन्होंने आगे और बढ़कर यहाँ पे कोऑपरेशन है जो उस वर्ड को यूज किया, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें बेसिकली क्या था कि वर्कर चाहते थे कि हमें जो सैलरी है, वेजेस है वो ज्यादा मिले एम्प्लॉइज, वहीं पे मैनेजमेंट चाहती कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो। अब इस चक्कर में ना तो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पा रही है, ना वर्कर अच्छे से काम कर पा रहे हैं, तो दोनों को किसी को भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं उन दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो रहे हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। लेकिन अगर वे इस कंपटीशन से हटकर पीछे, ठीक है, आपस की लड़ाई से दूर होकर अगर वे दोनों अच्छे से काम करें तो भाई यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी प्रॉफिट होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं जो वर्कर है उनकी भी जो वेजेज है, एम्प्लॉयज है, उनकी जो सैलरी है वो उनको ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए इसमें कहा गया कि जो कोऑपरेशन वाला है एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म में हमारा जो कंपटीशन है उसको रिप्लेस करके हमारा क्या आना चाहिए, कोऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ, दिखाई दे रहा है, एक बार चेक कर लेती हूँ नीचे तक, हाँ, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, हर एक पर्सन का डेवलपमेंट करना भाई हमें, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। देखिए अगर जो वर्कर है, जो एम्प्लॉय, अगर उसका डेवलपमेंट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा ना। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, जो पर्सनल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। अब जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर हम हर एक पर्सन को एक साइंटिफिकली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनका डेवलपमेंट करेंगे, तो सीधी सी बात है भी इसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो प्रिंसिपल ये बोलता है कि भी हर एक पर्सन की उसकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक हमें क्या करना, उसका डेवलपमेंट करना। तो ये 4 प्रिंसिपल हमारे दिए थे टेलर ने। उसके बाद यहाँ पे ना टेलर ने कुछ टेक्निक भी आपकी दी थी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन है जो कि आपके बने हैं टेक्निक से। तो अब देखिए एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं, टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए, जैसे भी आपको अगर अच्छी लग रही है तो अच्छा, और किसी को कोई कमी है तो वो भी बताइए, ठीक है, ताकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। आपके कमेंट से और लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम और वीडियोज आपके लिए लेके आए। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में आएगा हमारी जो फर्स्ट टेक्निक है, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल
फोरमैनशिप, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा बेसिकली क्या, फंक्शनल फोरमैनशिप में ये हमारा, ये जो हमारी टेक्निक है, ये एक्सटेंशन है किसका, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का। तो ये क्या पता क्वेश्चन बन जाए, ये लिख लीजिए एक्सटेंशन। ये जो टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप इज द एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। कैसे, इसमें क्या किया गया है, इसमें जो फैक्ट्री मैनेजर है, ठीक है, उसके नीचे दो सेपरेट इंचार्ज रखे गए। एक रखा गया आपका प्लानिंग इंचार्ज और एक रखा गया प्रोडक्शन इंचार्ज। अब इसके नीचे, ठीक है, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आपके 4 और 4 ही इसके नीचे आएंगे हमारे, और फिर उनके नीचे आएंगे वर्कर। तो मैंने क्या कहा, अंडर द फैक्ट्री मैनेजर 2 सेपरेट इंचार्ज सेट एज अ प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन। अंडर प्लानिंग इंचार्ज 4 सेपरेट पर्सोनल। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 सेपरेट पर्सोनल, और ऐसे प्रोडक्शन के अंदर। तो प्लानिंग के अंदर कौन कौन से आएंगे, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपकी भी, ये जो इंचार्ज है ये किसके अंदर आएगा, प्लानिंग के अंदर आएगा, प्रोडक्शन के अंदर। तो प्लानिंग के अंदर है आपका क्या क्या, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ठीक है, एक तो आपका इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क फर्स्ट, उसके बाद सेकंड है हमारा रूट क्लर्क, ठीक है, सेकंड है रूट क्लर्क, फिर हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क थर्ड, और इसमें जो फोर्थ है, ठीक है, 3 हो गए ना, हाँ, फोर्थ है हमारा क्या, डिसिप्लिनियर, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये हमारे 4 इसके अंदर आ गए, कौन कौन सा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनियर, ठीक है। ये किसके अंदर आ गए, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर। उसके बाद है फिर हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज, ठीक है, प्रोडक्शन के अंदर भी 4 आएंगे, यहाँ पे मैं करा देती हूँ 4, प्रोडक्शन के अंदर आएंगे आपके 4, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या आएगा, प्रोडक्शन के अंदर जो 4 पर्सोनेल आएंगे, इसमें आ जाएगा आपका स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर बॉस। स्पीड बॉस सेकंड, इसमें आ जाएगा हमारा गैंग बॉस, एक आ जाएगा इंस्पेक्टर, ठीक है। अभी ना यहाँ से एक क्वेश्चन आया था अभी एचपीएससी का, ये एचपीएससी क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्टिव हुआ था ना अभी, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आया था, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर बॉस, रिपेयर बच गया यहाँ पे रिपेयर, तो ये आया था आपका इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर उन्होंने दिया, ठीक है, क्वेश्चन में दिया कि भी जो इंस्पेक्टर है वो किसके अंदर आएगा, ऑप्शन थे प्लानिंग इंचार्ज के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, या फिर अदर आपके ऑप्शन गिवन थे। तो जो इंस्पेक्टर है वो किसके अंदर आएगा, प्रोडक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि भी रिपेयर है, रिपेयर बॉस है, वो किसके अंदर आएगा, तो वो किसके अंदर आएगा, आपका प्रोडक्शन के अंदर आएगा। ऐसे रूट कलर पूछ लिया, तो रूट कलर किसके अंदर आएगा, प्लानिंग इंचार्ज के अंदर आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप है ना, ये अपोजिट है टू द यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहीं पे लिख देती हूँ, जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप है ये अपोजिट है, किसके अपोजिट है, अपोजिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। क्यों, बताओ क्यों है। देखिए यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा गया था, यूनिटी ऑफ कमांड में कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी, यूनिटी ऑफ कमांड में कहा था कि भी यहाँ पे जो वर्कर होगा, जो एम्प्लॉइज होगा, उसको जो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे जो ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, वो किससे मिलेगा, एक बॉस से मिलेगा। लेकिन फंक्शनल फॉर्मैनशिप की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे देखिए एक से थोड़ी ना मिल रहा। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि अब ये जो प्लानिंग इंचार्ज के अंडर हमारे 4 सेपरेट पर्सोनेल है, इनके नीचे वर्कर आ जाएंगे, इनके नीचे क्या आ जाएंगे, वर्कर, ठीक है। अब ये वर्कर है, देखिए अब ये वर्कर है भाई, इनको कोई भी आदेश दे सकता है, प्लानिंग इंचार्ज से भी मिल सकता है, प्रोडक्शन से, या फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क से, यहाँ से। तो इसलिए बोला गया है कि जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप है ये अपोजिट है ऑफ यूनिटी। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आराम से आंसर कर देना कि भी अपोजिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड के अपोजिट हमारा कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, फंक्शनल फॉर्मैनशिप है, स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड स्टडी, कैसे भी बना देंगे। तो भी आपको पता है राइट आंसर वो क्या, फंक्शनल फॉर्मैनशिप इज द अपोजिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। तो ये हम टेक्निक कर रहे हैं, हमने एक टेक्निक की फंक्शनल फॉर्मैनशिप। अब हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वो देखिए
तो नेक्स्ट हमारी टेक्निक है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क। सेकंड है एक तरह से ये हमारी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये क्या बोलता है, ये इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग कि भी हर एक जो काम है ना उसका स्टैंडर्ड फिक्स कीजिए, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि भी जो भी काम आप करो ना उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज है, ठीक है, जो भी अननेसेसरी वेराइटीज है, साइज है, उन सभी को आपको क्या करना है, इलिमिनेट करना है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए, ठीक है। कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सके और जो रिटर्न है उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो नाम में इसका आंसर छिपा है स्टैंडर्ड सेट करना और सिंप्लीफाई करना वर्क को। थर्ड हमारी जो टेक्निक है उसको एक तरह से मैं बोल सकती हूँ वर्क स्टडी। जो भी हम काम करेंगे उसकी स्टडी करना। और वर्क स्टडी में हम बात करेंगे यहाँ पे मेथड स्टडी की। तो मेथड स्टडी क्या बोलता है, मेथड स्टडी बोलता है कि भाई हर एक काम करने का एक बेस्ट जो मेथड है ना वो आप निकालें, ठीक है। फाइंडिंग वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। कोई भी एक काम करने के लिए एक बेस्ट वे है वो आपको फाइंड आउट करना, ये बोलता है मेथड स्टडी। उसके बाद नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या बोलता है, मोशन का मतलब क्या भी गतिविधि, ठीक है, कि भी जब भी आप कोई भी काम करो तो आप ये देखो कि भी आप उसमें कितना मूवमेंट आप कर रहे हो, ठीक है। मोशन स्टडी क्या बोलता है कि जो मोशन है, एक वर्कर है जब कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क अगर वो कर रहा है तो उस टाइम देखिए वो कितना यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है, और कोशिश कीजिए भी जितना हो सके उतने हमारे जो मोशन है ना उसको कम करें, ठीक है। तो ये मोशन स्टडी में बात की। और यहाँ पे जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, जो भी हमारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको हम इलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब कैसे, जैसे मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे रखा है, ठीक है, कि तो भी मैंने ऐसे पेन से हाथ से उठाया और यहाँ पे लिखा। एक तो ये है डायरेक्ट, एक है मैं यहाँ पे रखा है, एक बार इस हाथ में लिया, फिर ऐसे लिया, फिर ऐसे लिया, ठीक है, फिर से ऐसे लिया, फिर मतलब कैसे ये आप कर लो। तो कहने का मतलब क्या है कि भी जो अननेसेसरी मूवमेंट है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको इलिमिनेट करना, ये कहता है मोशन स्टडी, ठीक है। आइडियल प्रोडक्टिव जो मूवमेंट है ना वे सिर्फ रखने हैं। इसमें जो टेलर ने एग्जांपल दिया था ना, तो वो ईंट का एग्जांपल दिया था कि भी जैसे हम घर बना रहे हैं तो जो वर्कर है ना वो ईंट को उठा रहा है, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, अभी आप इतना कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या बोलता है कि भी आप जो भी काम करो ना तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करो कि भी आपने कितना टाइम लगाया, और कितना जितना आप हो सकता है उतना टाइम है कम करने की कोशिश कीजिए। भी अगर एक काम है उसको आप 2 घंटे में कर दो, ठीक है, तो अगर आप उस काम को 1.5 घंटे में कर सकते हो तो कोशिश कीजिए कि भी जो आधा घंटा आपने ज्यादा लगाया ना वो किस वजह से लगाया है उसको दूर करना। तो टाइम स्टडी यही है, इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कमैन विद रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। तो इसमें जो जॉब को डिवाइड किया गया इनटू सीरीज ऑफ एलिमेंट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच एलिमेंट आइडियलिस्टिकली इज रिकॉर्डेड यूजिंग अ स्टॉप वॉच। तो वही स्टॉप वॉच यूज करके देखा कि भी ये काम करने में हमें कितना टाइम लगा, और फिर उस टाइम को एक आइडियल टाइम है वो फिक्स कर दिया कि भी हाँ इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा। अब कोई अगर पर्सन कोई एम्प्लॉय उससे ज्यादा टाइम लेगा, इट मीन्स भी वो वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहा है। तो ये था टाइम स्टडी। उसके बाद था इसमें एक फटीग स्टडी, फोर्थ था हमारा फटीग। फटीग का मतलब क्या, अभी थकान तो होगी, अब आप लगातार काम करोगे तो भी थकावट तो होगी। तो यहाँ पे टेलर ने कहा कि भी आपको ये स्टडी करनी है फटीग, और उसमें देखना है कि भी यहाँ पे कितना रेस्ट इंटरवल है वो वर्कर्स को मिलना चाहिए, कितनी देर बाद उनको जो है रेस्ट देना चाहिए, कितने टाइम का उनको रेस्ट देना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे ये स्टडी किया। उसके बाद हमारा एक है फोर्थ डिफरेंशियल वेज सिस्टम। इसमें डिफरेंशियल वेज सिस्टम में टेलर है उसने कहा कि भाई हम यहाँ पे अलग अलग जो वेजेस है ना वो हम प्लान करेंगे वर्कर्स के लिए। यहाँ पे वर्कर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। तो भाई जो एफिशिएंट वर्कर है उसको ज्यादा सैलरी वेजेस मिलेगी, जो इनएफिशिएंट है उसको कम मिलेगी। तो इसलिए तो 2 कैटेगरी में रखा ना, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिफरेंट वेज रेट है वो आपकी डिटरमाइन की गई, फाइनेंशियल इंसेंटिव है वो दिए गए, ठीक है। तो भाई जो एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया, स्टैंडर्ड आउटपुट फिक्स की, तो जो पर्सन उस टाइम लिमिट के अंदर उस आउटपुट को अगर वो अचीव करेगा तो वो एफिशिएंट लेबर कहलाएगा, वर्कर कहलाएगा, और उसको कहीं ना कहीं जो वेजेज है वो ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये थी भैया आपकी फोर्थ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक। 4 टेक्निक हमने की साइंटिफिक मैनेजमेंट की। अब इसमें एक छोटा सा वर्ड और है वो भी देख लेते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से भी ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। तो भाई ये
मेंटल, जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि भी इसका जो जिक्र है ये मेंटल रिवॉल्यूशन कहाँ किया गया, तो ये टेलर के द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट में ही आपका आएगा। ठीक है, मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसमें वही जो अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट की बात की थी कि भी वर्कर अपना सोच रहे हैं, लेबर अपना सोच रहे हैं, तो टेलर ने कहा था कि भी उनका जो मानसिक है ना वो मेंटल रिवॉल्यूशन हमें लेके आना होगा। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि भी दोनों को, वर्कर्स को भी मैनेजमेंट को भी ये सोचना है कि भी दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। ठीक है, वर्कर्स के बिना मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकती और मैनेजमेंट के बिना वर्कर्स है वो कुछ नहीं कर सकते। तो इट इज अ चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू द कोऑपरेशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन में यही बात की गई थी कि भी जो एटीट्यूड है वर्कर्स का मैनेजमेंट के टुवर्ड्स और मैनेजमेंट का किसके टुवर्ड्स, वर्कर्स के टुवर्ड्स है, उसमें चेंज लेके आना, कंपटीशन से उनमें कंपटीशन को रिप्लेस करके उनके बीच में क्या लेके आना, कोऑपरेशन लेके आना, वही हमारे क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन है। ठीक है, बोथ रियलाइज दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयर गुड रिलेशन इज इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल। दोनों को सोचना है वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है, और अगर उनमें गुड रिलेशन होगा तो वो सभी को बेनिफिट मिलेगा, उसमें फिर वर्कर को भी मिलेगा और मैनेजमेंट को भी मिलेगा। तो ये था आपका मेंटल रिवॉल्यूशन। तो इसी के साथ ही भी ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ और अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिए, आपके पास जो भी बुक है। नहीं तो देखिए जो मैं आपको करा रही ना, अगर सिलेबस कोशिश करूंगी कंप्लीट कराने की, अगर कंप्लीट सिलेबस करा दिया तो ये भी इनफ आप लोगों के लिए। आपको स्टेट का जो एग्जाम होगा ना, सारे MCQ यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका कोई भी डाउट है कैसा भी है और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट भी कीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।